जो सरकारी कर्मचारी हैं दफ्तरों में, उनके साथ भी जो SC ST OBC और मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक है, उनके साथ भी माननीय सभापति जी जातिगत और धार्मिक जो है शोषण किया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग भी है कि पुरानी पेंशन को भी अध्यक्ष जी बहाल किया जाए। जो कर्मचारी देश की सेवा में लगे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। कि प्राइवेट कर्मचारी सर और सरकारी भी कई जगह पे 8 से ज्यादा घंटों से काम करते हैं और उनको जो सर उचित वेतन भी नहीं मिलता, तो न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए तय हो और 24 घंटे की ड्यूटी, उदाहरण के तौर आते हैं 8 घंटे की ड्यूटी और वेतन विसंगति बोर्डर स्कीम से उनको जो बाहर किया जाए। बहुत बड़ी आबादी रेलवे में सफर करती है, बहुत लोगों की जान दुर्घटनाओं में जा रही है। हमने कई एक्सीडेंट जो है देखे हैं और एक कर्मचारी की जान की जिस तरह दब गई, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। जनता में गुस्सा पैदा हुआ, इसकी रोकथाम की जाए। गरीब यात्रा करने के लिए जाता है, अंतिम यात्रा ना हो जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ इसका मुझे एक मुख्य कारण ये दिखाई देता है कि लोको पायलट को रात और दिन में ड्यूटी करनी पड़ती। मैं खत्म कर रहा हूं। रात की ड्यूटी कठिन है, उसके बाद पर्याप्त आराम चाहिए। इस संबंध में HPC का सुझाव भी था कि लोको पायलट के लिए 2 रात्रि बाद ड्यूटी का आदेश हो, तो ये इस पे अमल नहीं किया गया, जिसके कारण उनकी आंख लग जाती है और कई बार दुर्घटना होती है। हजारों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कोरोना काल में बंद गई ट्रेन पुनः चालू की जाए और SC ST OBC के बच्चों को जो पहले पास मिलते थे, जब कई कंपटीशन की तैयारी के लिए वो पेपर देने जाते थे, मिलते तो बंद कर दिए। सरकार कहती है हम दलित पिछड़ों के हितैषी हैं, लेकिन जब सरकार उनके बच्चों के आगे तरक्की के रास्ते बंद कर दी तो कैसे चलेगा। और जिस तरह लगातार निजीकरण हो रहा है, इस निजीकरण से सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी रेलवे में, तो ये दलित पिछड़ों के बच्चे कहां जाके बैठे, कौन सी कुर्सी बैठे। आज भी देश में सामाजिक गैर बराबरी है। तो मैं इसलिए मंत्री से मांग करता हूं कि आपने नजीबाबाद में वंदे भारत का स्टॉपेज दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये भी, इसके अलावा हमने कई मांग उठाई थी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मंत्री जी, पार्टी से अलग हटके आप सोचें कि उस क्षेत्र का भी तरक्की होनी चाहिए, ये भी आपके अधिकार क्षेत्र का मामला है। शिविर योजना को हटाकर पुनः सेना भर्ती शुरू की जाए और साथ साथ कि प्राइवेट कर्मचारी सर और सरकारी भी कई जगह पे 8 से ज्यादा घंटों से काम करते हैं और उनको जो सर उचित वेतन भी नहीं मिलता, तो न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए तय हो और 24 घंटे की ड्यूटी, उदाहरण के तौर पे यूपी पुलिस सर बहुत पूरा काम करते हैं वो लोग। वो राज्य के विषय हैं। आप सर मैं आपके राज्य सरकार के लिए भी आपके संज्ञान में डाल रहा हूं विषय सर। पुलिस सब जगह है सर, लेकिन सवाल ये है सर, बहुत पसीना बातें हैं, 8 घंटे की ड्यूटी और वेतन विसंगति बोर्डर स्कीम से उनको जो बाहर किया जाए। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पे अपनी बात रखने का मौका दिया। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर मैं अपनी गहरी चिंता व्यक्त करता हूं। यह विधेयक भले ही रेलवे के शासन ढांचे को सुव्यवस्थित करने का लक्ष्य रखता हो, लेकिन ये हमारे रेलवे सिस्टम की मूलभूत ताकत को कमजोर कर सकता है। केंद्र सरकार की बढ़ती भूमिका भले ही अच्छे इरादों से प्रेरित हो, लेकिन इससे नौकरशाही में देरी हो सकती है और समय पर निर्णय लेने की क्षमता कम हो सकती है। हमें अपने रेलवे सिस्टम की चपलता और लचीलेपन को खोने का जोखिम उठा रहे हैं। रेलवे बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या SC ST OBC और महिलाओं को इस बोर्ड में जगह मिलेगी। रेलवे बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह आवश्यक है कि नियुक्तियां योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर हो, न कि राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर। इस मोर्चे पर कोई भी समझौता निर्णय लेने की गुणवत्ता और भारतीय रेलवे के समग्र प्रदर्शन में गिरावट का कारण बन सकता है। जनता की जरूरतें सर्वोपरि है, इसलिए हमारे लिए आम आदमी की जरूरतें सर्वोपरि हैं। रेलवे सुलभ, किफायती और विश्वसनीय होना चाहिए। विधेयक को सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सिद्धांतों का पालन होगा। हालांकि विधेयक का उद्देश्य अच्छा हो सकता है, लेकिन इससे संभावित परिणाम दूरगामी है। हमें सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सुधार रेलवे के मूल तत्वों को कमजोर न करें। साथ साथ सभापति महोदया, जिस लोकसभा क्षेत्र से मैं आता हूँ नगीना, वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहाँ के युवा, किसान, महिलाएं, मजदूर जीवन यापन करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनको। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि नजीबाबाद से मुंबई और जम्मू के लिए ट्रेन चलाई जाए। साथ साथ नजीबाबाद स्टेशन गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहाँ जल भराव की समस्या होती है स्टेशन पर, उसकी देखरेख की जाए। बेगमपुरा एक्सप्रेस वाराणसी टू जम्मू तवी का स्टॉपेज वहाँ हो। दिल्ली जाने के लिए सुबह में कोई ट्रेन नहीं है, मुझे भी आना पड़ता है, तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है अक्सर। जब मैं कोशिश करता हूं कि सेशन में चला जाऊं, क्योंकि ये रेलवे की सुविधा आपने उपलब्ध कराई है। जलालाबाद क्रॉसिंग पे ओवर ब्रिज बनना चाहिए। धामपुर में 2 जगह पे समस्या है सर, कई घंटे खड़ा होना पड़ता है, ओवर ब्रिज की आवश्यकता है वहां।
नगीना में ओवरब्रिज की जो कोतवाली वाला क्षेत्र है उसमें, सेहोरा में ओवरब्रिज की दिक्कत है, किरतपुर में है। और बैकलॉग सर बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। रेलवे का बैकलॉग जल्दी जल्दी भरना चाहिए, जनरल कोच बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी रेलवे में सफर करती है, बहुत लोगों की जान दुर्घटना में जा रही है। हमने कई एक्सीडेंट जो है देखे हैं। और जो सरकारी कर्मचारी हैं दफ्तरों में, उनके साथ भी जो SC ST OBC और मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, उनके साथ भी माननीय सभापति जी जातिगत और धार्मिक जो है शोषण किया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग भी है कि पुरानी पेंशन को भी अध्यक्ष जी बहाल किया जाए। जो कर्मचारी देश की सेवा में लगे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। साथ साथ सभापति जी, भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे दिए जो खोखले हैं, क्योंकि 10 साल में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक जो अत्याचार हुए हैं वो किससे छिपे हुए नहीं है। ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। सभापति महोदय जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को रिजर्वेशन देने का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, जो कि आज चर्चा का विषय, क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी सेक्टर है, तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। माननीय सभापति जी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्करों, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि पे भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है, वो भी अभी नंगे, उन पे भी सोचना पड़ेगा। माननीय सभापति जी, चीन हमें आंख दिखा रहा है और लगातार हमारे देश की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, इसलिए अग्निवीर योजना को हटाकर पुनः सेना भर्ती शुरू की जाए। और साथ साथ भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। माननीय सभापति जी, पिछले सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर जितना कर्ज लिया है उससे दुगना कर्ज हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। किसान अगर अपना कर्ज माफ कराने के लिए जाता है तो लाठी झेलनी पड़ती है, जबकि सरकार ने धन्ना सेठों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। इस ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय जी, किसानों को MSP की लीगल गारंटी तथा किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। माननीय सभापति जी, प्रेस जो है उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जो पत्रकार सरकार के खिलाफ बोलता है नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, और सोशल मीडिया हमारा हथियार है, उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और विरोध करने वालों को सोशल मीडिया हैंडल भी सस्पेंड करा दिए जा रहे हैं। साथ साथ सभापति जी, पेपर लीक और परीक्षाओं के कैंसिल होने से देश के नौजवानों का भविष्य खतरे में है। नीट, यूपी सिपाही भर्ती सभापति जी और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, खून के आंसू रो रहे हैं बच्चे, बेरोजगारी का दंश युवा झेल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि युवाओं के लिए कृपया समाप्त करें चंद्रशेखर। माननीय सभापति जी, मैं पहली बार बोल रहा हूं, आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा, मैं आपकी बात, मैं संवैधानिक मर्यादा का पालन करूंगा, मगर हम तो माननीय सभापति जी सुन ही रहे हैं। आप बोलिए, 1 मिनट। धन्यवाद, धन्यवाद। 1 मिनट और बोलिए। अध्यक्ष सभापति जी, नारी सम्मान की बात करने वाली सरकार, हमने मणिपुर देखा सर, हमने पहलवान बेटियों का हर्ष देखा सर, और हमने सर हाथरस की बेटी का हर्ष देखा सर, और हाथरस के परिवार को जो वादा किया था सरकार ने वो भी पूरा नहीं किया। और महिलाओं में भी, स्पेशली दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की, आदिवासी वर्ग की महिलाओं के साथ आज भी NCRB का डाटा कहता है सर, जो जुल्म हो रहा है वो सहनीय नहीं है सर। कि प्राइवेट कर्मचारी सर और सरकारी भी कई जगह पे 8 से ज्यादा घंटों से काम करते हैं, और उनको जो सर उचित वेतन भी नहीं मिलता, तो न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए तय हो और 24 घंटे की ड्यूटी। उदाहरण के तौर पर यूपी पुलिस सर बहुत पूरा काम करते हैं वो लोग, वो राज्य के विषय हैं। आप सर मैं आपके राज्य सरकार के लिए भी आपके संज्ञान में डाल रहा हूं विषय सर। पुलिस सब जगह है सर, लेकिन सवाल ये है सर, बहुत पसीना बहाते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी और वेतन विसंगति, बॉर्डर स्कीम से उनको जो बाहर किया जाए। माननीय सभापति जी, 1 मिनट चाहिए सभापति जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति जी, 14 अगस्त 1947 को ये देश अंग्रेजों के अधीन था। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए। 16 अगस्त 1947 को देश आजादी में था, लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। जो साधन संसाधन थे उनमें बंटवारा सही रूप से न होने के कारण एक बहुत बड़ी आबादी सुविधाओं से वंचित और सम्मान से वंचित रह गई। उनको सम्मान देने के लिए और अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए लोकतंत्र की व्यवस्था हुई। लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी हम कहां खड़े हैं, इस पर ये चिंता का विषय है। मैं मानता हूं कि सामाजिक न्याय तभी होगा माननीय सभापति जी, जब जातीय जनगणना पूरी होगी और जातीय जनगणना कराई जाएगी, और साथ साथ संख्या के आधार पर आरक्षण जो है वंचित वर्गों का बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ
जब राष्ट्रपति जी अभिभाषण पे बात रख रही थी तो उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात कही और ये भी कहा कि दुनिया में सबसे उत्तम शहर हमारे यहाँ बने। लेकिन माननीय सभापति जी, 70% आबादी तो गांव में निवास करती है, तो गांव की आबादी के बारे में भी सोचना होगा कि उनका जीवन कैसे बदले। माननीय सभापति जी, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में बहुजन समाज के जो छात्र हैं उनके साथ कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, निरंतर उनकी हत्या हो रही है। साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं दफ्तरों में उनके साथ भी, जो SC ST OBC और मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक उनके साथ भी माननीय सभापति जी जातिगत और धार्मिक जो है शोषण किया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग भी है कि पुरानी पेंशन को भी अध्यक्ष जी बहाल किया जाए। जो कर्मचारी देश की सेवा में लगे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। साथ साथ सभापति जी, भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे दिए जो खोखले हैं, क्योंकि 10 साल में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक जो अत्याचार हुए हैं वो किससे छिपे हुए नहीं हैं। ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। सभापति महोदय जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को रिजर्वेशन देने का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, जो कि आज चर्चा का विषय, क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी सेक्टर है, तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। माननीय सभापति जी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्करों, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि पे भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है, वो भी अभी नंगे, उन पर भी सोचना पड़ेगा। माननीय सभापति जी, जिस क्षेत्र से मैं चुन के आऊं नगीना से, वो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई विशेष आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया, रोजगार की सेवाएं नहीं है, नौजवान पलायन करता है। IIT, IIM, एम्स, केंद्रीय विद्यालय आदि शिक्षा में और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और माननीय सभापति जी, मानसून सत्र आ गया है, मेरा क्षेत्र बाढ़ से बहुत प्रभावित है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां के लोगों को बाढ़ से निजात दिलाई जाए। माननीय सभापति जी, चीन हमें आंख दिखा रहा है और लगातार हमारे देश की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, इसलिए अग्निवीर योजना को हटाकर पुनः सेना भर्ती शुरू की जाए और साथ साथ भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। माननीय सभापति जी, पिछले सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर जितना कर्ज लिया है उससे दुगना कर्ज हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। किसान अगर अपना कर्ज माफ कराने के लिए जाता है तो लाठी झेलनी पड़ती है, जबकि सरकार ने धन्ना सेठों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। इस ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय जी, किसानों को MSP की लीगल गारंटी तथा किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। साथ साथ 2 अप्रैल 2018 को SC ST के बच्चों पे बहुत बड़े पैमाने पे मुकदमे लगे थे, वो हमारी लड़ाई सही थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना और बाद में सरकार ने माना, वो मुकदमे तुरंत वापस होने चाहिए। माननीय सभापति जी, प्रेस जो है उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, जो पत्रकार सरकार खिलाफ बोलता है नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, और सोशल मीडिया हमारा हथियार है, उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और विरोध करने वालों को सोशल मीडिया हैंडल भी सस्पेंड करा दिए जा रहे हैं। साथ साथ सभापति जी, पेपर लीक और परीक्षाओं के कैंसिल होने से देश के नौजवानों का भविष्य खतरे में है। नीट, यूपी सिपाही भर्ती सभापति जी और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, खून के आंसू रो रहे हैं बच्चे, बेरोजगारी का दंश युवा झेल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि युवाओं के लिए कृपया समाप्त करें चंद्रशेखर। माननीय सभापति जी, मैं पहली बार बोल रहा हूं, आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा, मैं आपकी बात, मैं संवैधानिक मर्यादा का पालन करूंगा, मगर हम तो माननीय सभापति जी सुन ही रहे हैं। आप बोलिए, 1 मिनट। धन्यवाद। 1 मिनट और बोलिए। अध्यक्ष सभापति जी, नारी सम्मान की बात करने वाली सरकार, हमने मणिपुर देखा सर, हमने पहलवान बेटियों का हर्ष देखा सर, और हमने सर हाथरस की बेटी का हर्ष देखा सर, और हाथरस के परिवार को जो वादा किया था सरकार ने वो भी पूरा नहीं किया। और महिलाओं में भी, स्पेशली दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की, आदिवासी वर्ग की महिलाओं के साथ आज भी NCRB का डाटा कहता है सर जो जुल्म हो रहा है वो सहनीय नहीं है सर। साथ साथ कोविड में तैरती, हमने कोविड में बहुत सुना सर, कोविड में तैरती लाशें भी गंगा में हमने देखी है सर, और मजदूरों का हाल भी हमने देखा है। सभापति जी, मैं सब समाप्त कर रहा हूं। नोटबंदी पे छोटे मजले उद्योग की जो कमर टूटी वो भी हमने देखी है। सभापति जी, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों में, चिकित्सा संस्थानों में OBC ST के योग्य अभ्यर्थी को NFS करके जिस तरह निकाला जा रहा है, लेटरल एंट्री करके जिस तरह हमारे रास्ते बंद किए जा रहे, ये भी हम देख रहे हैं सभापति जी। साथ साथ मेरा ये कहना है सर, ये सबका इशू है कि प्राइवेट कर्मचारी सर और सरकारी भी कई जगह पे 8 से ज्यादा घंटों से काम करते हैं और उनको जो सर उचित वेतन भी नहीं मिलता, तो न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए तय हो और 24 घंटे की ड्यूटी। उदाहरण के तौर पर यूपी पुलिस
सर बहुत पूरा काम करते हैं वो लोग। वो राज्य के विषय हैं, आप यहाँ सर मैं आपके राज्य सरकार के लिए भी आपके संज्ञान में डाल रहा यहाँ पे हूँ। आप केंद्र विषय सर सरकार पुलिस के- सब जगह है सर, लेकिन सवाल ये है सर, बहुत पसीना बातें हैं। Conclude. 8 घंटे की ड्यूटी धन्यवाद। और वेतन विसंगतर बोर्डर स्कीम से उनको जो है बाहर किया जाए। माननीय सभापति जी, 1 मिनट चाहिए सभापति जी। राष्ट्रपति जी ने धर्म के बारे में बात की थी। राम मंदिर से पहले हमारे गुरुगढ़ तुगलकाबाद का फैसला आया था राष्ट्रपति जी, वो सभापति जी अभी तक दिल्ली में स्थित सदगुरु रविदास जी महाराज का गुरुगढ़ नहीं बना। साथ साथ सभापति जी अपनी बात को खत्म करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना देश दूसरों का है सर, इतना हमारा भी है। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए, जो चाहता है हमारी हत्या कर देता है। मूछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे हमारी हत्या हो रही है। क्या बदला है सर 70 साल बाद भी? दलित पिछड़े मुसलमानों पे हिंसा नहीं रुक रही है सर। मेरा आपसे संरक्षण के साथ ये आग्रह है कि इन घटनाओं को रोका जाए और देश किसी की बपोती नहीं है। देश संविधान से चलता है सर और संविधान से चलेगा। संविधान छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी सर। धन्यवाद।